Hello everyone, so today we are going to start a new chapter for class 10th that is a banking. ठीक है, तो यार आज का जो हमारा स्टार्ट करने वाले चैप्टर तो हेडिंग लगाएंगे बैंकिंग। तो यार बैंकिंग की अगर बात करो ना तो सबसे जो आपके पास बुक है उस बुक में सबसे ईजीएस्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो उसमें आपका ये बैंकिंग का चैप्टर आता है। ठीक है, तो यार इसमें आपको अगर कोई परेशानी आने वाली है इस चैप्टर में, ऑल यू नीड टू वरी अबाउट योर कैलकुलेशंस ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें आपकी कैलकुलेशंस भले ही थोड़ी बहुत इधर से उधर हो सकती हैं, बट अगर आप बात करो यार इस चैप्टर्स में मतलब कुछ खास है नहीं। एक्चुअली बैंक को डिस्क्राइब किया गया, बैंक किस तरीके से मतलब हम यूज़ करते हैं बैंक का, और बैंक हमारे पैसों से कैसे उसमें डिपॉजिट होता है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, तो कुल मिला के हमको इन चीज़ों को मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, तो बैंकिंग में यार अगर बात की जाए तो वो 3-4 वेराइटियाँ उसमें आती है, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो जैसे आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, आपका सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड बैंक अकाउंट और आपका क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट होता है। तो इस तरीके के मतलब 4 आपके अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो सब पे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, बट अभी आईसीएसई ने क्या किया है कि उसने अपने को बहुत ईजीएस्ट कर दिया है कि पहले आप अगर आईसीएसई देखें कि अगर 4-5 साल पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो बैंकिंग जब हम पढ़ते थे ना तो आपसे क्या करता था, पूरा पासबुक छपवाता था। अगर आप बैंक गए हो या आप अभी तक नहीं गए हो तो आप जाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यार वहाँ पे मतलब हर चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके वहाँ पे मतलब फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ऐसे बोर्ड्स पे कितना भी पढ़ लो वो यार आपका प्रैक्टिकली तो वो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब हम जाते हैं किसी चीज़ को लिखते हैं या पढ़ते हैं, फिर बैंक से विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसका एक अदर ही लॉजिक होता है। ठीक है, तो अभी तो आईसीएसई वाले ने बहुत ही सिंपलेस्ट कर दिया है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट की, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले आपसे पासबुक छपवाता था पूरा कि मतलब टू कैश टू सेल्फ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो आईसीएसई ने अब उसको शॉर्ट कर दिया। तो हम लोग आज रिकरिंग अमाउंट के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कि बैंक कैसे फॉर्म हुआ और इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो यार आपने सुना होगा या आपने बुक में कभी पढ़ा होगा या आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा कि एक्चुअली होता क्या है कि पिछले ज़माने की अगर बात करें, एंशिएंट टाइम्स की बात करें, तो होता ये था कि जैसे किसी के पास कोई आके पैसे जमा करके जाता था तो वो उसको फिर कुछ दिनों के लिए पैसे, जैसे अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैसे जमा करने के लिए आता है तो आप उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दोगे और उस पैसे को किसी और को आप उसको दे दोगे, ताकि उसके ऊपर आप फिर चार्ज इंटरेस्ट करोगे, फिर इनका पैसा आप इनको वापस लौटा दोगे। तो कुछ इसी तरीके से जब ये धीरे धीरे मतलब वर्क्स इस पे होते गए तो फाइनली आपका बैंक तैयार हो गया। ठीक है, तो बैंक में एक्चुअली होता क्या है, बैंक एक तरीके से ब्रोकर का काम करता है। जैसे आजकल ब्रोकर मैरिज और बहुत जगह ब्रोकर वाले जो मिलते नहीं है, एकदम सेम फंडा उसी तरह होता है। तो यार अगर बैंक की बात किया जाए तो ये सबसे गरीब इंसान है। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का कुछ नहीं है, वो हमारे ही पैसों से अपने आप को मतलब डेवलप कर रहा है। अब वो कैसे, जैसे अब मान लीजिए मैं आपको सीधे तरीके से समझाऊं कि यार मान लो ये आपका कोई बैंक है। ठीक है, ये आपका बैंक है, ये आपका कोई बैंक है, और यहाँ पे अब आप कहोगे भाई साहब बैंक के पास पैसा कहाँ से है? भाई बैंक के पास पैसा बनता है थोड़ी ना है बैंक में कि भाई बैंक में है तो बैंक में पैसा हो गया, नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हम पैसे जमा करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट भी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, बट हमको यहाँ पे उससे मतलब नहीं है कि हमारा प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है या कोई अदर बैंक है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है एक्चुअली कि इस बैंक में हम लोग पैसे को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, वो बैंक क्या करता है, हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है किसी और जगह पे। मतलब ये तो सही है ना कि जैसे अब आप सोचते होगे या आपने कभी घर में किसी से पूछा होगा कि पता चले आपने मतलब पूछा होगा या आपको पता होगा कि जब हम अपने जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा ए है, ऐसे समझते हैं, मान लो कि कोई बंदा ए है और वो 10,000 रुपये जमा करता है बैंक में, 10,000 रुपीज़ वो बैंक में जमा करता है, फिर उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो फाइनली जब वो कुछ दिनों बाद पैसे को लेता है वापस तो वो अमाउंट मान लीजिए 10,500 हो जाता है। तो क्या किसी ने सोचा है कि ये पैसे हमको बैंक ज़्यादा क्यों देता है?
भाई अगर कोई ना कोई लॉजिक होगा तभी तो वो बैंक हमको 10,000 रुपये का 10,500 या 11,000 रुपये दे रहा है। मतलब कुछ तो यार करता होगा काम। अब इसी तरह मान लीजिए कोई भाई साहब दूसरे है, उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए तो उनको 1,10,000 मिल गया, दूसरे आए 10 लाख दिए तो उनको 11 लाख रुपए मिल गए। तो ये पैसे बैंक इनको कैसे देता है? क्या बैंक में पैसे बनते हैं? नहीं। एक्चुअली देखिए बैंक क्या करता है कि हमारे पैसों को अपने पास रखता है और फिर हमको उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है। अब वो उसकी अलग अलग स्कीम्स होती हैं कि भाई साहब आप इतने ये वाला फंड अप्लाई करो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मतलब ब्याज बोलते हैं, और आप हर महीने इतना पैसा, मतलब वो हर तरीके के बैंक में वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को आगे मिलेगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली बैंक करता क्या है कि इन्होंने 10,000 रुपये दिए, इनको ये इस पे इंटरेस्ट वो 500 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट दे देता है। ठीक है, अभी हम कोई एग्जांपल सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि एक्चुअली बैंक का प्रोसेस कैसे होता है एक्चुअली। और फिर ये बैंक क्या करता है, ये फिर अलग अलग फील्ड्स में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो अब एक्चुअली जब ये ए बंदा इस बैंक में मान लो 10,000 जमा करता है, रुपए जमा करता है, तो ये उस 10,000 को बैंक्स अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करता है। और फिर ये जब अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उस पर ये कुछ चार्ज ऑफ इंटरेस्ट लेता है कि भैया हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमको इतना वापस दोगे। जैसे आपने मतलब देखा होगा, आपके मतलब आस पड़ोस में भी ऐसा कभी कभी हुआ होगा कि भाई साहब हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं, आप हमको 6 महीने बाद 500 का 550 देना। तो ये 50 रुपये क्या हुआ कि भैया आपने इतने मंथ्स में नहीं दिया तो उसके आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो एकदम सेम लॉजिक बैंक कर रहा है। अब एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि भाई हम अपने पैसे को कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दें या किसी और फील्ड में इन्वेस्ट कर दें। तो एक्चुअली बैंक क्या करता है कि सारे रुपए को इकट्ठा करता है और फिर उन पैसे को वो अलग अलग जगह पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि भैया इतना आप ले जाओ, इतना आप ले जाओ। फिर उस पैसे से वो पैसा कमाता है, मतलब उसको मतलब 10,000 इनको दिया, फिर इन पे कुछ % ऑफ चार्ज लगाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर इतने पैसे उनसे लेगा, फिर उस पैसे को मतलब आप अगर सोचो ना कि ऐसे थोड़ी ना कि भैया हम 10,000 रुपये दे रहे हैं और 10,500 हमको वापस बैंक दे रहा है, तो क्या बैंक के पास कोई मतलब वहाँ पे पैसे थोड़ी ना निकलते कि भाई पेड़ लगा हुआ है नोट फाड़ फाड़ के दे रहा है आपको, ऐसा नहीं है। अब एक्चुअली आप अगर देखो, अगर आप कभी बैंक गए हो, कभी अच्छे मतलब बैंक्स में गए हो, तो वहाँ पे आप देखो AC लगी हुई है, बॉडीगार्ड्स हैं, मैनेजर्स हैं, मतलब और बहुत सारे स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो अब उनका पैसा भी कौन देता है? उनका पैसा भी तो यार हम ही लोग देते हैं ना। एक्चुअली वो हमारे पैसों से ही मतलब पूरा सिस्टम चलता है। बैंक कहीं और से पैसे लेके नहीं आता। एक्चुअली बैंक का काम क्या है, वो हमारे पैसे को अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करता है और फिर उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, फिर वो पैसा ये बैंक को देते हैं। फिर बैंक वाला जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो इन्होंने 10,000 दिया और 10,000 को इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे को बांट दिया। ठीक है, उसके बाद इन लोगों से जब बांटे तो इन पे कुछ रेट ऑफ चार्ज लिया कि भैया हम आपको 10,000 दे रहे हैं, आप हमको 15,000 दोगे। तो जब इन्होंने इनको 15,000 दिया तो इनको 500 इनको दे दिया, बाकी के पैसे अपने आप रख लिए। तो वो हम आगे सीखेंगे कि एक्चुअली बैंक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा ICSE है ना, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 तरीके के ही अपने को पढ़ना है। उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपके ICSE का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें क्या है कि इससे पहले जब आप बात करते थे तो वहाँ पे आपको पासबुक वगैरह भी पूरा छपवाया जाता था। अगर आप इवेंचुअली अगर आपको बुक्स मिल जाएं अभी 4 साल या 5 साल पहले की बुक्स अगर आप देखो ICSE की, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके पासबुक टाइप के। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे तो एक्चुअली वैसा ही सिस्टम था, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर हम बात करें कि जो बैंकिंग्स हैं उसमें 2 तरीके के बैंक्स आपको मिलते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक की अगर बात करें तो पहला एक आता है आपका, देखो होते तो 4 हैं, मतलब 4 वेराइटियां होती है, बट अपने को सिर्फ 2 ही पढ़ना है। एक आपका होता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, और सेकंड आपका आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अमाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो ये 2 बैंक में होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे
कि फिक्स्ड आपका अमाउंट, सॉरी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, ये आपका फिक्स्ड एक तरीके के अकाउंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इन शॉर्ट लिख देते हैं डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया ना कि बैंक एक ब्रोकर का काम करता है, एक पैसे लेता है फिर उस पैसे को डेवलप करता है, मतलब अलग अलग जगह पे वो इसको मतलब इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे को देता है और फिर उस पे वो जो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट लेता है उससे मतलब उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने पास रखता है, फिर उसमें का 2-4% हम लोगों को देता है और बाकी पैसे वो खुद की सर्विस को मतलब फिर वहाँ पे वो काम करता है, ठीक है। तो अब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो गया, आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, या रिकरिंग को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्यूमुलेटिव हो गया, ठीक है। और आपके तीसरे ये भी होते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। अगर आप चौथे की बात करो तो ये आपका सेविंग अकाउंट्स होता है, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो देखो अब एक्चुअली होता क्या है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, जैसे अब हमने कह दिया यार कि अब मान लो आप कि अब हम हर महीने में 10,000 रुपये जमा करेंगे, तो ये आपका फिक्स्ड अमाउंट हो गया। और जैसे अब ऐसे कर सकते हो, तो मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल शॉर्ट में बता सकता हूँ। जैसे अब मान लो ये फिक्स्ड वाले को आपने क्या किया, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, जैसे हमने कह दिया कि हम 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपीज़ हम पर मंथ जमा करेंगे किसी भी बैंक में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मान लीजिए आपने उसको 2 साल के लिए किया, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 ईयर्स। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका 2 ईयर्स लिखा हुआ आता है ना, यहाँ पे जो आप ईयर्स लिखते हो या 2.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे ईयर्स काउंट नहीं करना होता है। एक्चुअली इसको आपको इस चैप्टर में ये आप काउंट करोगे एज इन मंथ में, कि भाई इतने महीने में, ठीक है। तो अगर इसकी आप बात करो तो इसको आप मंथ्स में रखोगे, ठीक है। तो 2 ईयर्स आई होप सबको पता होगा कि एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24, ठीक है। तो 24 मंथ्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 10,000 रुपीज़ हम हर महीने ऐड करेंगे, इसी को हम लोग प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो हम 24 महीने के लिए 10,000 रुपये पर मंथ अगर हम डिपॉजिट करते हैं किसी अकाउंट में, तो मान लो कि जो हमको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको वो बैंक दे रहा है, वो मान लो 10% दे रहा है। मतलब ये इनकी एक स्कीम्स होती है, मतलब ये बहुत सारी मतलब स्कीम्स को बनाते हैं ताकि मतलब ऐसे ऐसे लुभाते हैं ना, एक तरीके से ये सोच लो कि अपना पूरा पूरा फंडामेंटल वो खुद ही सेट कर दे कि भैया जैसे अगर आप वो बैंक को आप एक साइड में रख दो। अगर आप शॉपिंग मॉल्स की बात करो तो अगर आपने मतलब कहीं विजिट किया होगा कोई अच्छे मार्ट्स की अगर बात की जाए, तो देखो कभी कभी वहाँ पे सेल्स लगती है। अब वो सेल्स कैसी होती है कि आपको बोलेगा कि आप 2 खरीदो आपको 1 फ्री मिलेगा, या 3 खरीदो तो 2 फ्री मिलेगा। तो एकदम फंडा एकदम सेम है कि ये उसी तरीके की स्कीम्स बनाते हैं कि आप हमको 10 साल के लिए इतने पैसे जमा करो तो हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए कि आप हमको 10 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा करो तो आपको हम मतलब उसके 10 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए देंगे। तो देखिए होता बहुत सारी इसमें टर्म्स होते हैं। जैसे फिक्स्ड में हमने कह दिया कि 10 लाख रुपए हम हर मतलब हमने 10 लाख रुपीज़ जमा कर दिए, वो तो अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। मान लो 10,000 रुपये अब हम महीने में जमा करते हैं, तो 2 साल हमने 24 मंथ्स के लिए जमा किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा रहा है, मतलब हमको जो वो वापस पैसे दे रहे हैं वो 10% दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, टाइम इन्होंने 24 मंथ्स कर दिया। एन यहाँ पे ये एन का काम करेगा, ठीक है। जो आपका एन होगा वो इसका काम करेगा, ठीक है। 10,000 हम हर महीने जमा करेंगे, तो इसको जो हम हर मंथ में मतलब जमा करेंगे ना, तो इसको अपन पीआई बोलते हैं, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। जो 2 ईयर्स है इनको हम एन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स मतलब नंबर ऑफ मंथ्स में हम जो इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं ना, वो नंबर ऑफ ईयर्स में एन हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आई होप सबको पता है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है। उसके बाद आपको फिर मैच्योरिटी वैल्यू या फिर मैच्योरिटी अमाउंट भी उसको बोलते हो,
तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अब इसके अलावा जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट वो खुद आपको ये बैंक देगा, मतलब इस वाले इंटरेस्ट पे मतलब इसका 10% आपको मिल जाएगा। अब जैसे इसको आप अगर फाइंड आउट करने जाओ कि भाई अगर हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको जब आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से निकालोगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मतलब आपको 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है और उन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखना। बट फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में अपने को कोई लॉजिक नहीं है, पहले समझ लेते। तो ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का केस हो गया, ठीक है, कि हर महीने आप इतना जमा करोगे, क्योंकि इसमें आप बैंक को भी तो यार थोड़ा सा सोचना है ना, कि आपने कहा कि आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करो, बट इसमें आप कभी भी लेने आ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पे तो बैंक के पास भी ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो आपके पैसे को एकदम बिंदास खर्चा कर सके। और करंट और डिपॉजिट में क्या होता है कि आप पैसे को मतलब कभी भी जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात की जाए तो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में जो लोग पैसे भरते हैं, जैसे मान लो कि अब मैं ही हूँ, तो अब मैं हर महीने में 50 रुपये या 500 रुपये जो भी अपने पास है वो मैं इसमें डिपॉजिट करता, तो वो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले सीखना है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में आपको सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ और है भी नहीं, ठीक है। तो उन 2 फॉर्मूलाज पे अपन लोग बात कर लेते हैं कि वो 2 फॉर्मूलाज आपके कौन कौन से। तो 2 ही फॉर्मूला है, उन्हीं को आपको रिमेंबर करना है, ठीक है यार। पहला फॉर्मूला आपका आता है इंटरेस्ट टाइप का। आपने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो आपका था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9 में आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर सिलेबस में रहा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अब आपको ये नहीं बताना है या ना आपको ये पूछना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, बट सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। और आपको अपना मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है। आप लोग फ्यूचर में, आप फ्यूचर हो देश के, भविष्य हो, तो आप लोग उसका यूज़ वहाँ करिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू N, N+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय R बाय 100, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्मूला रट सकते हो, रट डालो, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बट आपको ये हर हालत में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जब आप यार इंटरेस्ट निकालोगे तो फिर उसके अलावा आपको एक वैल्यू और पूछी जाती है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं या उसको मैच्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं। तो एक्चुअली उसका जो फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू या इसको अपन लोग अमाउंट भी कहेंगे कभी कभी, ठीक है। मतलब आपको ये हर बात इसलिए बताई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपको वहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ से पढ़ के जाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, एग्जाम में आ गया मैच्योरिटी अमाउंट, अब वहाँ बैठ के सोच रहे हैं यार मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। तो इस पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा, और इन शॉर्ट इसको MV के नाम से भी जाना जाता है, बहुत जगह इसका MV भी इन शॉर्ट लिखा होता है। तो इसका जो मतलब रिजल्ट होता है, मतलब एक तरीके से अमाउंट ही तो हुआ, बट यहाँ पे क्या होता है कि इस फॉर्मूले से अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इससे पहले अमाउंट जो निकालते थे अपना सिंपल इंटरेस्ट वाले फंडे से, तो वहाँ जब आप SI निकालते थे, तो आप जब अमाउंट निकालते थे तो वहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट को ऐड कर देते थे, तो वहाँ से आपका ये अमाउंट आ जाता था। मतलब जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी जाती थी उसमें जब आप अमाउंट को ऐड कर देते तो आपका ये अमाउंट आ जाता था। बट यहाँ पे क्या आपको करना रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है फॉर्मूले में, कि जो आपकी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट होती है उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो N से, मतलब N आपका क्या है, कितने मंथ्स में आप जमा कर रहे हो, ठीक है। तो P इंटू N आपका होता है यहाँ पे P इंटू N और प्लस का यहाँ पे इंटरेस्ट जो आप निकालोगे, ठीक है। तो कुछ ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं और इनमें ये जो IPNR है, इनकी मैं आपको फुल फॉर्म्स लिखा देता हूँ कि एक्चुअली इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लिख लीजिए, P आपका यहाँ पे होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। इससे पहले आप इसको नोट कर लो यार, हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, हो गया, नोट कर दिया, रफ कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार आपका जो यहाँ पे P का वर्क कर रहा था,
ठीक है, P जो वर्क कर रहा था वो आपका होता है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, मतलब जो आप हर महीने जमा करोगे, ठीक है। दूसरा आपका R होता है जिसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यार ये सब चीज़ें लिखी नहीं जाती, इंटरेस्ट R पर एनम, ठीक है, मतलब ये आपके नोट्स के लिए बस है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है इन सब लाइंस का, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द डिपॉजिट इज हेल्ड, ठीक है, मतलब कितने महीने आप डिपॉजिट करते हो उस अमाउंट को, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द डिपॉजिट इज हेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका PRN हो गया। अगर I की बात करें तो वो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपके ये 4 पॉइंट्स हो गए। लास्ट आपका होता है MV, दैट इज मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू या फिर इसको हम मैच्योरिटी अमाउंट के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअली यार मैं इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यार PRN, चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अभी है नहीं, बट मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और उन्हीं में से मतलब उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे इजी चैप्टर्स में आता है ये आपका बैंकिंग। तो यार पहला क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आदमी है, उसका नाम A मान लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी एक बंदा है A, ठीक है, वो अपने मतलब किसी भी बैंक में, आप जैसे मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक में वो डिपॉजिट करता है रुपए, मान लीजिए वो 20,000 रुपीज़ हर मंथ में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई एक बंदा है जो बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपीज़ मतलब सॉरी 20,000 रुपीज़ वो 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करता है, ठीक है। 5 ईयर्स टाइम आपको दिया जा रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए वो डिपॉजिट करता है और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो मान लीजिए आपको दिया जा रहा है 10%, ठीक है। तो आपको यहाँ से बोला गया है फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू या फिर मैच्योरिटी अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यार ध्यान से देखो कि कोई अगर एक बंदा है जो 20,000 रुपये हर महीने 5 साल के लिए किसी एक बैंक में जमा करता है और जो उसको वो, तो उसमें आपको फाइंड ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, तो आपको तो सिंपल सा तरीका पता है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, उसमें आप जब जो आपका प्रिंसिपल है यानी P को आप मल्टीप्लाई करते हो n टाइम्स और फिर प्लस कर देते हो उसमें अपना इंटरेस्ट, तो वो आपका आ जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो यार P, अब यहाँ पे P क्या है, P आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, n आपका है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द डिपॉजिट इज हेल्ड, मतलब कितने महीने के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो वो पैसा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 20,000 है ये आपका वर्क करेगा एज अ प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और ये जो आपका 5 ईयर्स है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा n, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब आप कितने महीने उस पैसे को डिपॉजिट करते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यार अब मैच्योरिटी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि भाई साहब इंटरेस्ट क्या होता है। तो यार इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय R बाय 100। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसके ऊपर आपको रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि आपको यहाँ से कोई भी मेडल मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जिसने भी बनाया उससे मिल चुका है। तो अब देखो यहाँ पे जो ईयर्स है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा मंथ्स में,
एक साल में आपके होते हैं 12 महीने, तो 1 साल में 12 महीने, तो 5 साल में कितने महीने, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आपका हो जाएगा 60 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपका 60 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको कुल मिला के इसमें वैल्यूज को पुट अप कर देना है। तो आई इज इक्वल टू पी की जब वैल्यू रखोगे तो आपको 20,000 मिलेगी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे एन आपका कितना है 60, तो ये मल्टीप्लाई होगा 60 और फिर मल्टीप्लाई होगा n+1, 60+1 दैट इज 61, और अपॉन में आपका हो जाएगा 2 × 12 मल्टीप्लाई रेट। अगर आप रेट की बात करो यार तो वो 10% है, जो एक्चुअली हमेशा परसेंट में रहेगा, ठीक है। तो रेट आपका हो जाएगा 10/100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी फिर उसको उठा के यहाँ पे रखोगे पी और एन की वैल्यू के साथ, वो आपका हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप आगे देखो तो एक 0 से ये कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, और ये आपका एक 0 से एक 0 और कट जाएगा, और यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, और ये आपका हो जाएगा 2 10 जा, और ये आपका 00, मतलब 1000 यहाँ बचेगा, 1000 × 5, यानी कुल मिला के आई को जब आप यहाँ लिखोगे तो वो आपका 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो वो आपका हो जाएगा 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 61। जब आप इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 5 × 0, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, 305, और ये 000, तो ये आपकी 000 हो जाएगी। फिर इसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। एक्चुअली इतना टफ आता नहीं, एक्चुअली मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। अब इस इंटरेस्ट को आप यहाँ रख दो, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आप यहाँ पे आओ, थोड़ी सी ईजी वैल्यू आपको मिलेगी। प्रिंसिपल इंटू एन करोगे यानी 60 × 20 करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60, और प्लस का जो ये इंटरेस्ट आपका आया है ये आपका आया 35,000, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट को जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ से आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको करने पड़ेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। इससे बस थोड़े से कुछ ट्रिकी हो सकते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको इसके जो बेटर क्वेश्चंस है वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो फिलहाल ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको ये सारे इंट्रोडक्शन बता दिए, बैंक किस आधार पे काम करता है, कैसे काम करता है, एक ब्रोकर की तरह काम करता है, वो हमारे ही पैसों को इन्वेस्ट करता है बट रिस्क उसके पास होती है, और वो फिर उन पैसों से जो इंटरेस्ट उसे लगता है फिर उसमें जो से प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में कुछ रुपया वो हमको दे देता है, बाकी अपने पास रखता है और अपनी इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए या कभी कोई आपसे जनरली पूछ ले यार कि बैंक तो बहुत अमीर है, जी नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक्चुअली बैंक सबसे गरीब इंसान है अपने जैसे की तरह, ठीक है। तो वो अब सॉरी नॉट अपने, हमारे जैसों की तरह, मतलब एक तरीके से एक गरीब वाला इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली करता कुछ नहीं है। अब हम लोग के पास इतना रिस्क नहीं ले सकते, मतलब कोई नहीं लेना चाहता है आज के इस इंटायर वर्ल्ड में, बहुत कम ही लोग हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। बाकी वो सारा का सारा काम और वो क्रेडिट बैंक को जाता है, क्योंकि वही अपना रिस्क लेता है, क्योंकि वो हमारे पैसों को अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करता है और फिर वहाँ से वो मतलब जो प्रॉफिट मिलता है कुछ पैसे देता है, कुछ अपने पास रखता है, और फिर उसी तरीके से ये बैंक चलता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फिलहाल इतना ही। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज ऑल द